MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से हम आए हैं दर्शकों आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जिसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आपको याद होगा 10 नवंबर की वो रात, वो शाम, जब लाल किले की पार्किंग में कैसे धमाका होता है और उस धमाके के पीछे जो नाम, जो संगठन सामने आया उसका नाम है व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल। ऐसा नहीं था दर्शकों कि आतंकी संगठन या उमर एक सफेद रंग की I-20 गाड़ी में आता है, गाड़ी को खड़ा करता है और उसके बाद फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। नहीं दर्शकों, आज कई चौंकाने वाले खुलासे मैं करूंगी जिसे सुनकर, जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये सब प्लानिंग थी। दर्शकों, एक एक करके हम हर परत को खोलेंगे और एक एक जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं 68 बॉम्बर्स के बाद मैडम शाहीन के बारे में। देखिए, जैश की कमांडर जिसको जिम्मेदारी मिली थी कि भारत में जाओ, और जाने के बाद जो एकदम गरीब तबके की महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से जो तंगी की हालात में है, उनको अपने संगठन में जोड़ो। इस शाहीन शाहिद को, जो जैश की महिला ब्रिगेड की कमांडर है, उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी दर्शकों, और उस जिम्मेदारी को वो निभा रही थी। बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था कि कहां पर दिल्ली के अलावा भारत के और अलग अलग हिस्सों में धमाके करने हैं। उसी की पूरी रूपरेखा तैयार हो रही थी। हम आपको बताएंगे। मैं आज आपको जो चौंकाने वाले खुलासे करने वाली हूँ वो शायद आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। रिपब्लिक भारत पूछता है भारत में आपको बताने जा रहा है। दर्शकों, ये एक बहुत बड़ी फौज थी, ये एक बहुत बड़ी इनका संगठन था जिसमें हर एक आतंकी को, डॉक्टर आतंकियों को जिम्मेदारी अलग अलग दी गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुजम्मिल का नाम भी दर्शकों आपने सुना होगा। अब मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद के दोनों के रिश्तों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तस्वीर सामने आती है जो शक के घेरे को और ज्यादा बढ़ा देती है, और सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच क्या था, ये रिश्ता क्या था। क्योंकि ये दोनों, आपको बता दूं, मुजम्मिल अल फला यूनिवर्सिटी में बैठकर अल फला के सामान के जरिए विस्फोटक, वहां के केमिकल के जरिए विस्फोटक बना रहा था कि कैसे भारत को दहलाना है, और उसमें शाहीन शाहिद मुख्य भूमिका निभा रही थी। लेकिन दर्शकों, एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। आपको रिपब्लिक भारत पर हमने लगातार दिखाया कि कैसे इजराइल और हमास के बीच में जंग हुई थी। दर्शकों, कितने दिन वो जंग हुई और उस जंग में क्या कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। वो एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल बैठता था हमारे स्टूडियो में और आप तक जानकारी पहुंचाते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक विध्वंस की तैयारी थी भारत में। हमास कैसे हमला करता है, कैसे वो रॉकेट दागता है, कैसे वो सब कुछ नेस्तनाबूद करता है, कैसे वो एकदम खून की बारिश कर देता है, खून की लाशें बिछा देता है, खून की नदियां बहा देता है, ये सब कुछ तैयारी हो रही थी। यानी कि इजराइल और हमास की जंग से सीखा जा रहा था कि हमास कैसे अटैक कर रहा है, कैसे वो घेराबंदी कर रहा है, कैसे वो अपने दुश्मन को घेर रहा है। तो उसी पैटर्न को अपनाने का प्रयास लगातार हो रहा था, और वो भी आज हम डिकोड करेंगे क्योंकि उसके बारे में भी जानकारी मिली है। आप सोचिए, ये संगठन जो पाकिस्तान में बैठे आकाओं की एक एक बात को फॉलो कर रहा था, वहां से आदेश आ रहा था, कश्मीर में वो आदेश जाता था, फिर वहां से कश्मीर से वो टीम दिल्ली भेजी गई, दिल्ली के फरीदाबाद में रुकी, बाकी और इलाकों में रही, I-20 लाल रंग की ब्रेजा और ना जाने कितनी गाड़ियों को जुगाड़ किया गया, और उसके बाद तैयारी बहुत कुछ बड़ी थी। एक रिपोर्ट दर्शकों मैं आज आपको दिखा रही हूँ, जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाएंगी। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-20 नहीं, खुलासा हुआ है कि लाल किले पर धमाके वाले स्पॉट के आसपास 68 संदिग्ध मोबाइल नेटवर्क सक्रिय थे।
आतंकियों की सफेद पोश ब्रिगेड के इरादे कितने खतरनाक थे, जांच में इसकी परतें खुलती जा रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बॉम्बर्स की पूरी पलटन लाल किले के पास बम बांधकर घूम रही थी? क्या लाल किले के आसपास के पूरे इलाके को ही तबाह करने का प्लान आतंकियों ने बना रखा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ है कि लाल किले के पास धमाके के समय और धमाका स्पॉट के आसपास संदिग्ध मोबाइल सक्रिय थे। दिल्ली पुलिस ने सुनहरी बाग और लाल किले के आसपास के मोबाइल टावर से डेटा डंप कराया है। टेक्निकल टीम ने डेटा खंगाला तो जानकारी सामने आई कि सुनहरी बाग, पार्किंग और लाल किले के पास 68 संदिग्ध मोबाइल नेटवर्क धमाके वाले दिन काम कर रहे थे। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इन संदिग्ध 68 मोबाइल पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की से कॉल आए थे। ये मोबाइल नंबर किसके थे? इन पर क्या बातचीत हो रही थी? जांच एजेंसियां डिटेल खंगाल रही हैं, लेकिन धमाके वाली जगह इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध मोबाइल नेटवर्क मिलना सवाल तो खड़े करता है। सवाल ये कि क्या लाल किले के आसपास 68 फिदाइनों की पूरी ब्रिगेड घूम रही थी? सवाल ये कि क्या यह 68 मोबाइल नेटवर्क 68 अलग अलग गाड़ियों में बैठे आतंकियों के पास सक्रिय थे? और सवाल ये भी कि क्या लाल किले के आसपास एक के बाद एक 68 धमाके करने का प्लान था? एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। ये 68 मोबाइल पाकिस्तान और तुर्की से कनेक्ट थे, ये बात करीब करीब साफ हो चुकी है। लेकिन इन नेटवर्क पर दिल्ली में कौन जुड़ा था, इसकी जांच की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 68 संदिग्ध अब कहां छिपे हैं। लाल किले की सुनहरी मस्जिद पार्किंग, जहां पर उमर ने 3 घंटे अपनी गाड़ी पार्क रखी, अब वो पार्किंग भी कई राज उजागर कर रही है। जांच में ये सामने आया कि उस पार्किंग के आसपास लगे मोबाइल टावरों से जब डाटा डंप किया गया तो पता लगा 68 ऐसी कॉल्स उस टावर से आई है जो कि पाकिस्तान और तुर्की से की गई थी। सबसे बड़ी बात कि क्या उमर लगातार फोन पे अपने हैंडलर से संपर्क में था। यही कारण है कि उस सुनहरी मस्जिद पार्किंग के आसपास के तमाम मोबाइल टावर्स के डाटा के आधार पर अब जांच एजेंसी इस मामले में भी जांच कर रही है, क्योंकि लगातार शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन तुर्की में बैठे हैंडलर और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर की ओर इशारा कर रहे थे। अब ये 68 संदिग्ध कॉल जांच के दायरे में है और ये 68 संदिग्ध कॉल अब कई सारे पहलुओं से पर्दा उठाते नजर आएंगे। तकनीकी जानकारियों के आधार पर दिल्ली धमाके की जांच आगे बढ़ रही है। पता लगाया जा रहा है कि क्या आतंकी उमर, मुजम्मिल और शाहीन के आका जैश के आतंकी पाकिस्तान में बैठकर लाल किले पर धमाका करने वाली टीम को फोन पर ब्रीफ कर रहे थे? क्या लाल किले के इर्द गिर्द बारूद से भरी और भी गाड़ियां घूम रही थी? क्या आतंकियों ने एक झटके में सिलसिलेवार ब्लास्ट कर हजारों लोगों को जान लेने का प्लान बना रखा था? जांच एजेंसी ने धमाके वाली जगह संदिग्ध नंबर मिलने के बाद पाकिस्तान और तुर्की से आने वाली कॉल, इंटरनेट रूटिंग और विदेशी सर्वर से जुड़ रहे फोन पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। धमाके से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों में मैडम सर्जन यानी कि शाहीन शाहिद, आतंकी शाहीन लगातार नए प्लान पर काम कर रही थी और 2 तरह के एक मिशन बनाए गए थे। एक था ऑपरेशन हमदर्द और एक था ऑपरेशन काफिर, जिन पर काम किया जा रहा था। और काम करने के साथ साथ क्या जिम्मेदारी थी कि महिलाओं को टारगेट करना है, महिलाओं को, लड़कियों का ब्रेन वॉश करना है और उसी संगठन के तहत काम करना है। और ये सारा जो मिशन है इस जैश की आतंकी मैडम का जो पूरा मिशन है, ये आतंकी भट्टी में चढ़ चुका था। और आपको बता दूं, पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी कि अब दिल्ली के बाद अगला प्लान क्या करना है, कहां पर हमला करना है। और इसी के तहत अलग अलग राज्यों में मैडम सर्जन दौरा भी कर रही थी और उसको फंडिंग जो है वो हवाला के जरिए हो रही थी। वो पैसा मुजम्मिल और मैडम शाहीन शाहिद अपनी मस्ती के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे, आतंकी गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे और साथ ही महिलाओं को ब्रेन वॉश कैसे करना है, कैसे भोली भाली सीधी सादी महिलाओं को
आतंकी बनाना है, आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व करना है, इसको लेकर भी उस हवाला के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए दर्शकों मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ऑपरेशन हमदर्द और ऑपरेशन काफिर के तहत ये आतंकी संगठन, ये डॉक्टरों का आतंकी संगठन पूरे देश भर में फैलता जा रहा था, जहर फैला रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। देश की कमांडर बनकर भारत को दहलाने की साजिश रचने वाली आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद उर्फ मैडम सर्जन को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के इशारे पर आतंकी शाहीन 2 ऑपरेशन चला रही थी। एक था ऑपरेशन हमदर्द तो दूसरा था ऑपरेशन काफिर। दहशत फैलाने की खातिर शाहीन का ऑपरेशन काफिर। शाहीन के मानव बम देश में हड़कंप। देश के सफेद पोश गद्दार, पाक से जुड़े शाहीन के तार। ऑपरेशन हमदर्द के जरिए शाहीन मुस्लिम लड़कियों की हमदर्द बनकर उन्हें दहशतगर्दी का पाठ पढ़ा रही थी, तो ऑपरेशन काफिर और भी ज्यादा खतरनाक था। जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी। मानव बम बनाने के लिए शाहीन 14 साल से 18 साल की मुस्लिम लड़कियों की तलाश कर रही थी, ताकि आसानी से इन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा सके। जांच एजेंसियों को शाहीन की व्हाट्सएप चैट से ये विस्फोटक जानकारी मिली है। शाहीन के चैट बॉक्स से मिल रहे कोडवर्ड को भी जांच एजेंसियां डिकोड करने में जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम लड़कियों को सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए शाहीन ने विस्फोटक भी मंगा लिए थे। शाहीन ने मुस्लिम लड़कियों की मानव बम ब्रिगेड का नाम मुजाहिद जंगजू रखा था, ताकि ये एजेंसियों की पकड़ में ना आ पाए। मानव बम बनाने के लिए शाहीन का फोकस कम उम्र और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर था। शाहीन ऐसी महिलाओं की भी तलाश कर रही थी जो अपने पति और बच्चों से दूर रहती। इन महिलाओं के दिमाग में शाहीन ने कट्टरपंथ का जहर घोलने का पूरा प्लान बना रखा था। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन शाहिद ने इस प्लानिंग का नाम ऑपरेशन काफिर रखा था। जांच में जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, आतंकी शाहीन पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी मेडिकल काउंसिल ने आज डॉक्टर शाहीन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी आतंकी डॉक्टर शाहीन की सदस्यता रद्द कर चुका है। लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन आतंक के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आई है। एनआईए ने शाहीन से लंबी पूछताछ की है। उसके कई संपर्कों पर छापे मारे जा रहे हैं। शाहीन के वुल्फ मॉडल से भी पर्दा उठ चुका है, जिसमें शाहीन देश में भेड़ियों की तरह हमला करने का प्लान बना रही थी। इसके लिए शाहीन बाकायदा रात भर मीटिंग्स किया करती थी। शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। शाहीन के पास डिजिटल रिकॉर्ड, हाथ से लिखी डायरी और नोट्स मिले। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि आतंकी शाहीन ने मानव बम बनाने के लिए कितनी मुस्लिम लड़कियों से संपर्क साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, आतंकी शाहीन शाहिद जो कि जैश के संगठन की एक मुख्य किरदार थी, और ये महिला किरदार आतंकी जो है, इसको ये बात क्लियर हो चुकी है कि पैसा हवाला के जरिए आ रहा था। उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है, इसको लेकर आदेश मिल रहा था पाकिस्तान से। लेकिन दर्शकों में एक और बात आपको बता दूं, एक तस्वीर सामने आती है आज आतंकी मुजम्मिल और शाहीन शाहिद की। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल ये खड़े हुए कि जो पैसा हवाला के जरिए आ रहा था, क्या उस पैसे के जरिए मुजम्मिल और जैश की ये मुख्य सरगना महिला ब्रिगेड की जो मुख्य थी शाहीन शाहिद ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी? क्या ये सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए पैसा मंगा रहे थे? बाकी और क्या कुछ हो रहा था, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जैश-ए मोहम्मद की कमांडर आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद उर्फ मैडम सर्जन हवाला के जरिए मिल रहे पैसों को सिर्फ धमाके के लिए ही नहीं, बल्कि ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए भी खर्च कर रही थी। ये खुलासा सामने आई नई तस्वीरों से हुआ है।
दिल्ली ब्लास्ट की जांच में शाहीन और मुजम्मिल की भूमिका पर शक गहरा गया है। धमाके से कुछ हफ्ते पहले दोनों ने सिल्वर ब्रेजा खरीदी थी और उसकी फोटो अब बड़ा सबूत बन गई है। दरअसल आतंक के अड्डे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जब्त की गई ब्रेजा कार को शाहीन ने अपने तथाकथित प्रेमी मुजम्मिल के साथ खरीदा था। कार की डिलीवरी के लिए शाहीन और मुजम्मिल साथ आए थे। 25 सितंबर को शाहीन ने ब्रेजा कार फरीदाबाद से ही खरीदी थी। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद पुलिस ने शाहीन की कार को 13 नवंबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद किया था। ब्रेजा के साथ मुजम्मिल और शाहीन दोनों ने जो तस्वीरें खिंचवाई थी, ये तस्वीर भी अब जांच का अहम हिस्सा बन गई है। दावा किया जा रहा है कि ब्रेजा कार खरीदने के लिए शाहीन ने पेमेंट भी कैश किया था। सवाल ये है कि क्या हवाला से हुई फंडिंग को आतंकी शाहीन ने नई कार खरीदने में भी इस्तेमाल किया था। जांच एजेंसियां अब इस कार के इस्तेमाल और ब्लास्ट से इसके संभावित संबंध की जांच कर रही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन का प्रेम संबंध भी जांच के केंद्र में है। नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके में 13 लोग मारे गए थे, जिसकी जांच व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आतंकियों के मददगार, आपको बता दूं, आतंकियों के मददगार जिसको गिरफ्तार किया गया है श्रीनगर से, जसीर जिसका नाम है, जसीर उर्फ दानिश। अब जब उसको पकड़ा गया है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासे ये हुए हैं कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जो तैयारी थी वो ये थी कि जैसे हमास ने इजराइल पर हमला किया, ठीक वैसा ही हमला भारत के अलग अलग जगहों पर करना है, कत्लेआम मचा देना है, विध्वंस कर देना है, जगह जगह लाशें बिछा देनी है। यहाँ पर सिर्फ मामला यही थमने वाला नहीं था कि लाल किले में एक I-20 गाड़ी पर आता है उमर और फट जाता है, गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं था, तैयारी ये थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल, जिसमें डॉक्टर्स की पूरा एक संगठन था जो आतंकी बन चुके थे, जो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके थे, इन्हें हमास के पैटर्न के स्टाइल में, हमास पैटर्न को फॉलो करते हुए अटैक करना था, हमला करना था, भारत को दहलाना था। ये देश के वो गद्दार हैं जिन्होंने बता दिया है कि अभी से और आगे हमेशा के लिए चौकन्ना होने की जरूरत है, अभी से सावधान रहने की जरूरत है। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल वो है जो हमारे आसपास कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई पुलिसकर्मी हो सकता है, किसी भी पेशे का हो सकता है, सभी को शक की निगाह में देखना होगा। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का यही मतलब है, जब पढ़े लिखे लोगों का, जो पढ़े लिखे एक पेशे पर होते हैं, उनका दिमाग, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किया जाता है, उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है और फिर इसके बाद एक गद्दारों की कौम तैयार की जाती है, एक गद्दारों की फौज तैयार होती है जो हमला करती है भारत के अलग अलग जगहों पर। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि हमास का कौन सा पैटर्न ये लोग फॉलो करने जा रहे थे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, दानिश का हमास मॉड्यूल आखिर क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी के मददगार जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश पर एनआईए ने पूरी तरह शिकंजा कस लिया है। दानिश के दिमाग में भारत को लेकर जितना जहर घुला था, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दानिश ड्रोन से धमाके करने के लिए आतंकी उमर के साथ मिलकर प्लान बना रहा था। दानिश को कार में बारूद भरकर धमाका करना बहुत हल्का काम लग रहा था, इसीलिए दानिश ने हमास की तरह विध्वंसक रॉकेट से हजारों लोगों की एक साथ जान लेने के मंसूबे पाल रखे थे। दानिश का इरादा भारत में बड़े पैमाने पर कत्लेआम करने का था। दानिश को आज एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आतंकी दानिश को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। एनआईए अगले 10 दिनों में दिल्ली धमाके में दानिश की पूरी भूमिका का पता लगाएगी। तो देखिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एनआईए की टीम इस वक्त आप देख सकते हैं
कोर्ट में मौजूद है। पटियाला हाउस कोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं वैन से धीरे धीरे जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो बाहर निकल रहे हैं। एनआईए के अधिकारी जो है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और दानिश भी आपको बता दे कि इसी वैन में है, इसी वैन में आपको बता दे कि दानिश है। ये आपको तस्वीर एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत दिखा रहा है और कुछ ही देर में आपको बता दें कि इस वैन से दानिश जो है उसे बाहर निकाला जाएगा। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। दूसरी गिरफ्तारी है एनआईए की तरफ से और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर बताते हैं आपको कि 15 दिन तक की कहा जा रहा है। जानकारी जो मिल रही है कि रिमांड जो है वो लिए जा सकती है। ये तस्वीर सीधा आपको पटियाला हाउस कोर्ट से दिखा रहे हैं। एनआईए की कश्मीरी घाटी में पिछले कई दिनों से जारी लगातार छापेमारी, पूछताछ और डाटा विश्लेषण के बाद दानिश की भूमिका को लेकर ठोस सबूत मिले थे। इसके बाद ही दानिश को श्रीनगर से हिरासत में लिया गया था। दानिश की गिरफ्तारी का सदमा उसके पिता को ऐसा लगा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो यानी कि अनंतनाग से आप तक पहुंचा रहा है। दानिश को लेकर जो खुलासे हुए हैं उन खुलासों के जरिए आप समझिएगा। संजीव, आप तस्वीर लगातार दिखाते रहिए क्योंकि दानिश इसी घर में रहता था और इस घर से ही दानिश को एनआईए की टीम लेकर गई थी। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दानिश पर जो आरोप लगे हैं, डॉक्टर आदिल जिसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी, वो यहां से तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर आदिल का घर है और डॉक्टर आदिल के संपर्क में दानिश था। और ऐसे में ये भी जांच एजेंसियां कह रही हैं कि दानिश जिस साजिश को रच रहा था वो बहुत ही संगीन साजिश थी। हमें खाली इतनी ही पता है कि दानिश एक स्कूल बच्चा है, वो कॉलेज में पढ़ रहा था। दानिश के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि वो आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था और डॉक्टर आदिल के संपर्क में था। हम वो नहीं जानते। पड़ोसी कुछ भी कहे, लेकिन एजेंसियों की जांच में जो सबूत मिले हैं उससे साफ है कि जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश व्हाइट कॉलर आतंकियों की जमात का ही हिस्सा था। दानिश आतंकी हमलों के लिए तकनीकी मदद देता था। सामान्य ड्रोन को घातक हथियार बदलने में माहिर था। हमलों के लिए रॉकेट भी तैयार करने में जुटा हुआ था। दानिश उमर नबी के साथ मिलकर साजिश रच रहा था। दानिश जैश के टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। दानिश आतंकी डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल का पड़ोसी भी है। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हो चुके आतंकी डॉक्टर आदिल को लेकर भी लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि आतंकी आदिल ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त डॉक्टर आदिल के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और डॉक्टर आदिल वही शख्स है जिसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा। डॉक्टर आदिल के घर के बाहर एक पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट आई है और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने अप्लाई किया था पासपोर्ट को लेकर और पासपोर्ट एप्लीकेशन उनका रिजेक्ट हो चुका है। जिस एप्लीकेशन को लेकर पोस्ट ऑफिस के जो मेंबर हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस पोस्ट को देने के लिए आए हैं। डॉक्टर आदिल को लेकर ये दरअसल पोस्ट है और आप देख सकते हैं नाम डॉक्टर आदिल आमिर के नाम से ये पोस्ट जो है वो आया हुआ है और पासपोर्ट को लेकर इन्होंने अप्लाई किया था। यानी कि पासपोर्ट को लेकर एप्लीकेशन उसी सिचुएशन में रिजेक्ट होता है जब पहले से ही आपका पासपोर्ट बना हो, आप कोई नया पासपोर्ट जो है वो डालने के लिए एप्लीकेशन दे, ऐसी परिस्थिति में आपका जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि वो तमाम कोशिशें थी पासपोर्ट के जरिए भी यहां से क्या ये विदेश भागने की कोई नई कोशिश थी, इसको लेकर भी अब लगातार जांच एजेंसियां आगे की जांच पड़ताल कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी आदिल के घर के बाहर फिलहाल सन्नाटा पसरा है। पड़ोसियों ने भी चुप्पी साध ली है। हमारे ठीक सामने ये डॉक्टर आदिल का घर, जिस डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, जिस डॉक्टर आदिल ने नौगाम समेत तमाम उन इलाकों में पोस्टर चस्पा किए थे, जिस पोस्टर में सुरक्षा बलों को सीधी धमकी दी गई थी उनको जान से मारने की, जिसके बाद इस पूरी ट्रेल की शुरुआत हुई सहारनपुर से इस शख्स की गिरफ्तारी और उसके बाद अब दानिश की गिरफ्तारी जो डॉक्टर आदिल के घर से महज तकरीबन 100 मीटर के रेडियस में ही रहता है। यहां तो दर्शकों, ये वो सब चेहरे थे जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे। अब एक एक करके सबका हिसाब पूरा हो रहा है, लेकिन पूछता है भारत कि अभी और
कितने शाहीन शाहिद, कितने और मुजम्मिल और दानिश बाकी है? कब इनकी गिरफ्तारी होगी और कब इनकी इस आतंकी जो कारनामे हैं इन पर और रोक लगेगी? अभी और क्या कुछ खुलासा होना बाकी है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन पूछता है भारत लगातार अपने सवालों के साथ बना हुआ है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH